दोस्तों इस वीडियो में हम वन पंच मैन मांगा के चैप्टर 149 और 150 का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका टाइटल है एम्बुश और मास्टर एंड डिसिप्लिन। तो अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि गारो बॉम्ब को हरा डालता है और जेनोस तात्सुमाकी को बचाकर थोड़ा सा इंप्रेस कर देता है और फरगली की भी एंट्री हो जाती है, जो डार्क शाइन पर अपने एसिड से अटैक कर डालता है और काफी सारे स्वॉर्डमैन की भी मौत हो जाती है। उसके बाद बैंक और गारो अपनी फाइट स्टार्ट करते हैं, जिसमें बैंक को सर पर चोट लगती है और फरगली के अटैक के कारण नीचे भी इंजर्ड हो जाता है और वो सन ब्लेड निकालकर एटॉमिक समुराई को दे देता है। और लास्ट में फरगली ब्लैक एस को कुछ ज्यादा ही परेशान करता है, तो ब्लैक एस गोल्डन एस में कन्वर्ट होकर फरगली पर अटैक कर डालता है। तो चलिए इस चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम फरगली को देखते जो गोल्डन एस की मार खा के बड़ा होता है, तभी उस पर लाइट बॉल से अटैक आ जाते और होमलेस एम्पायर की एंट्री होती है। तो गोल्डन एस बोलता है आखिरकार यूजलेस एम्पायर ने भी फाइट करने का फैसला कर लिया है। तो होमलेस एम्पायर बोलता है तुम्हारी हरकतें देखकर मेरे तो सर में दर्द होने लगा और सोचता है सही में इन लोगों ने तो मेरे सोचे हुए स्वर की ऐसी तैसी कर दी। और फरगली अपने एसिड से होमलेस एम्पायर पर अटैक करता, लेकिन होमलेस एम्पायर अपने लाइट बॉल से उस अटैक को डिफेंड कर लेता और अपना स्ट्रेट लाइन बॉम्बार्डमेंट अटैक यूज करके फरगली पर लगातार लाइट बॉल से अटैक करता रहता और फरगली की बॉडी की तो हालत खराब हो जाती है। तो एटॉमिक समुराई बोलता एक और सर दर्द आ गया। उसके बाद वॉमिटर फरगली बोलता तुम दोनों अब मुझसे बच के रहना, आज के लिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, और वहां से चला जाता है। तो गोल्डन एस बोलता तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम कल का सूरज देख पाओगे? तो होमलेस एम्पायर बोलता उसे अकेला छोड़ दो, वो अभी भी हमारे काम आ सकता है। ऐसे लोगों को हम बार बार मार कर ये बता सकते हैं कि हम उससे कितने ताकतवर हैं, और उसे तब तक मारते रहेंगे जब तक उनकी हिम्मत ना टूट जाए और तुम्हारे गुलाम बनने पे मजबूर ना हो जाए। तो बताओ कैसा लगा ये? तो गोल्डन एस बोलता ठीक है, लेकिन क्या सबसे पहले मैं इस कचरे को साफ कर दूं? और डार्क शाइन को एसिड से जलन हो रही होती है और सोचता मेरे मजबूत और अटूट मसल की शाइन पिघल रही है। तो गोल्डन एस बोलता क्या हुआ डार्क शाइन, इतनी सी छोटी से चोट से तुमने लड़ने की हिम्मत खो दी और अब तुम अपने दुश्मनों से मुंह छुपाकर रो रहे हो और तुम खुद को एस क्लास हीरो बोलते हो। और डार्क शाइन गोल्डन एस को देखकर सोचता मुझसे भी बड़े मसल, मुझसे भी ज्यादा शाइन, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। और तभी गोल्डन एस डार्क शाइन को एक जबरदस्त पंच मारता है, जिसके कारण वो जमीन पर रोल होते होते बहुत दूर जाकर एटॉमिक समुराई के पास जाकर गिरता है। तो गोल्डन एस बोलता कितना कमजोर है। अगले पैनल में हम वॉमिटर फरगली को देखते हैं, जो बोलता वो दोनों कबाड़ी अभी मुझसे स्ट्रांग है तो खुद को बहुत बड़ा समझ रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी जो मेरे अंदर बदले की फीलिंग भरी है उसके कारण मेरे डाइजेस्टिव जूसेस और भी स्ट्रांग हो रहे हैं। उसके बाद तो वो अजीब से लाइट बोलो या सोने का डब्बा, मैं उन दोनों को खत्म कर दूंगा, लेकिन पहले मुझे कुछ खा लेना चाहिए। सिल्वर फैंग, एक बार मैं तुम्हें ढूंढ लूं उसके बाद मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के पिघलाऊंगा। उसके बाद 10,000 ब्लैक एस की कॉपी वॉमिटर फरगली का पीछा कर रहे होते हैं। तो एक ब्लैक एस बोलता कितना बेवकूफ है, उसे क्या लगा हम लोग उस पर नजर नहीं रखेंगे? हमें पता है अगर उसे रिफ्यूल नहीं होने देंगे तो वो अपनी इस बॉडी को मेंटेन नहीं कर पाएगा। हम लोग उसका यूं ही पीछा करते रहेंगे जब तक वो पूरी तरह से सूख नहीं जाता, उसके बाद उसका खेल खत्म। तभी वहां पर कोई आ जाता और बोलता ओए तुम सब मॉन्स्टर एसोसिएशन से हो ना, क्या तुम लोग हीरो हंटर को जानते हो और क्या तुमने उसे इस जगह पर देखा है? तो ब्लैक एस बोलता आखिर तुम हो कौन और किससे फर्क पड़ता है वो यहाँ पे है कि नहीं? और वो मेटल बैट होता है जिस पर ब्लैक एस अटैक कर डालते और बोलते वैसे भी एक मरे हुए को ये सब जानने की क्या जरूरत है, लेकिन मेटल बैट सिर्फ एक अटैक से उन सबको खत्म कर डालता और बोलता अरे यार मैंने वापस पूछने से पहले मार दिया। और किंग एक पत्थर के पीछे छुपा होता और सोचता अरे यार क्या प्रॉब्लम है, क्यों मुझे ही हमेशा अकेला छोड़ देते? और वो मेटल बैट की बात को याद करता है, जिसमें मेटल बैट बोलता हम दोनों अलग हो जाते हैं ताकि कोई भी मॉन्स्टर भाग ना पाए। किंग तुम उस तरफ चले जाओ। अगले पैनल में हम होमलेस एम्पायर को देखते जो आसमान से अपने लाइट बॉल से एक्सट्रीम कारपेट बॉम्बिंग अटैक यूज कर रहा होता है और इयान और स्प्रिंग मिस्ट्री जो वो दोनों उन सभी अटैक को अपनी स्वॉर्ड से डिफेंड करने लगते और एक तरफ जेनोस अकेले ब्लैक एस का सामना कर रहा होता। उसके बाद हमें सिचुएशन की रिपोर्ट बताते हैं। मेन ऑपरेशन हॉस्टेज को मॉन्स्टर एसोसिएशन से बचाना था, जो कि पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। उसके बाद हमारा ऑपरेशन बाकी बचे हुए मॉन्स्टर को खत्म करने का हो गया और टोर्नेडो ऑफ टेरर की पावर की मदद से अंडरग्राउंड का मॉन्स्टर एसोसिएशन भी खत्म हो गया और कुछ बचे हुए कार्ड्रे क्लास के मॉन्स्टर अर्थ के नीचे से आ गए, जबकि तात्सुमाकी भी पूरी तरह से थक कर अपनी लिमिट पर आ चुकी है। एस क्लास हीरो ज़ॉम्बी मैन और ए क्लास हीरो स्वीट मास्क को मॉन्स्टर के सरप्राइज अटैक ने पकड़ लिया और पता नहीं अब वो दोनों किस हालत में और
मेरी कहानी और चाइल्ड एम्परर होमलेस एम्परर के अटैक को याद करता है कि कैसे डॉगमैन ने उसे उस अटैक से बचाया था और वो दोनों जमीन के नीचे दब गए और डॉगमैन अभी भी चाइल्ड एम्परर को कवर करके बैठा होता है और चाइल्ड एम्परर आगे सोचता है मैं बहुत नसीब से बचा हूं जमीन के नीचे दबकर। अभी इस टाइम पर जितने भी हीरो सरफेस पर होंगे वो लोग बहुत मुसीबत में होंगे। मेटल नाइट नहीं, डॉक्टर बॉफॉय, आपके पास जो वेपन्स है वो किसी भी हीरो से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपने हीरो एसोसिएशन की मदद करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया तो वो लोग आपको अपने लिए खतरे की तरह देखेंगे और आपकी पोजीशन भी खतरे में आ जाएगी। और अब वो वक्त आ गया है कि आप कैसे भी करके कोई कदम लीजिए और इस जगह में जितना भी ऑक्सीजन बचा है वो मुझे लास्ट 10 मिनट तक जिंदा रख पाएगी। और भले ही मैं मर जाऊँ लेकिन जाते जाते एक और बात जोड़ना चाहता हूँ कि ज़ॉम्बी मैन को अगला हीरो एसोसिएशन का साइकोलॉजिकल पिलर बना जाए। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट डॉक्टर, आपके पुराने स्टूडेंट चाइल्ड एम्परर की तरफ से। और ये पूरा मैसेज चाइल्ड एम्परर मेटल नाइट को भेज देता और सोता सांस लेना मुश्किल हो रहा है, बस एक ही उम्मीद बचती है, कोई मुझे मेरे ट्रांसमीटर की मदद से ढूंढ ले, मुझे अपनी सांस रोक लेनी चाहिए। तभी अचानक वहाँ पर पूरी प्रिजनर आ जाता है जो बोलता है चाइल्ड एम्परर मैं तुम्हें बचाने आ गया हूँ। और चाइल्ड एम्परर डर के मारे पूरी प्रिजनर को पंच मार देता है और बोलता मिस्टर प्रिजनर आप सॉरी, मैंने आपको पंच मार दिया, ये सब मेरे रिफ्लेक्सेस के कारण हुआ। तो पूरी प्रिजनर बोलता ओ तुम इतने डरे हुए हो कि तुम कंफ्यूज हो गए, लेकिन कोई नहीं, अब तुम रिलैक्स कर सकते हो, लाओ मैं तुम्हें एक जादू की झप्पी दे देता हूँ। तो चाइल्ड एम्परर बोलता नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पूरी प्रिजनर जबरदस्ती लग जाता है। अगले पैनल में हम जेनोस को देखते हैं जिसकी पूरी बॉडी टूट चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो तात्सुमाकी को बचाने की कोशिश करता है। तो एक ब्लैकेस बोलता है क्या हुआ ना समझ लड़के, और तेजी से नहीं घसीट सकते। तभी ब्लैकेस को कुछ आवाज आने लगती है और ये आवाज किंग एंजिन की होती है। अगले पैनल में हम बैंग और गारो को फाइट करते हुए देखते हैं जो एक दूसरे पे अटैक करके पीछे चले जाते हैं और गारो एक अलग ही मार्शल आर्ट की पोजीशन ले लेता है। तो बैंग और बॉम एक साथ बोलते हैं ये पोजीशन तो एक्सप्लोजन हार्ट रिलीज फिस्ट की है। बैंग तुमने तो इस टेक्निक को बहुत सालों पहले बंद कर दिया था, तो इसे कैसे पता चला? तो बैंग बोलता जब गारो डोजो से भाग रहा था तब उसने मेरे लॉकर को तोड़कर उन सभी स्क्रोल को पढ़ लिया जिसमें सीक्रेट टेक्निक थी। मैं वहां पर तुरंत पहुंच गया जिसकी वजह से वो उन रोल को लेकर भाग नहीं पाया। तो इसने वो टेक्निक सिर्फ एक बार ही पढ़ने से सीख ली, वो पापी टेक्निक। अच्छी बात है, पहले मुझे लगा मुझे सिर्फ गारो का सामना करना होगा, लेकिन अब मुझे खुद के पास्ट का भी सामना करना पड़ेगा और इसलिए अब तो मुझे बिल्कुल नहीं हारना। और बॉम बैंग को देखकर सोचता बहुत टाइम पहले बैंग भी एक आउट ऑफ कंट्रोल बदमाश था। वो जब भी किसी स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट को देखता तो उसे चैलेंज कर देता और जब भी वो लड़ता तो अपने अपोनेंट को हॉस्पिटल में पहुंचा डालता। उसके अंदर मार्शल आर्ट का कमाल का टैलेंट था, लेकिन वो उसे डुबा रहा था। उसके बाद हमें पुराने बैंग को दिखाते जिसका नाम विंड ऑफ ब्लड बैंग और उसकी टेक्निक वाटर स्ट्रीम के बदले एक्सप्लोजन हार्ट रिलीज फिस्ट होती है। और वो बोलता मैं इतनी खतरनाक लड़ाई क्यों करता हूँ, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता? अगर मैं मार्शल आर्ट को एंजॉय करता हूँ इतने सख्त मत बनो, देखो इसी वजह से तुम गंजे होते जा रहे हो। तो कोई बोलता ये सब स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। और वो विंड ऑफ डेथ बॉम्ब होता है लेकिन उसकी टेक्निक सेम ही रहती है और बोलता तुम्हारा पागलपन यही खत्म होता है बैंग। और बैंग खड़ा होकर बोलता लगता है तुम अभी भी दिन रात बहुत कड़क वाली फालतू ट्रेनिंग कर रहे हो, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। तुम जानते हो उस बंदे को कोई नहीं हरा सकता जिसे एंजॉयमेंट का असली मतलब पता हो। मैं अपनी पावर को सिर्फ एक ही मकसद से इस्तेमाल करता हूँ, वो भी खुद के एंजॉयमेंट के लिए। इस तरह भले ही मेरा पूरा दिन मार्शल आर्ट की लड़ाई करने में चला जाता हो, लेकिन मुझे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होता। फाइट में खुद को पूरी तरह से झोंक देना यही तो एक परफेक्ट तरीका है स्ट्रांग होने का, और यही मेरे तरीके का मार्शल आर्ट है। और जो भी मेरे स्ट्रांग बनने के रास्ते में आएगा वो टिक नहीं पाएगा, चाहे फिर वो कोई भी हो। तो चलो शुरू करते। तो बॉम्ब बोलता तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत पावर पा ली है, लेकिन अभी तक तो तुमने खुद को भी कंट्रोल करना नहीं सीखा और अब मुझे तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। तो आ जाओ बेवकूफ। और बैंग अपनी एक्सप्लोजन हार्ट रिलीज फिस्ट की पोजीशन ले लेता और वो दोनों फाइट शुरू करते और बैंग हार जाता है। उसकी पूरी पावर खत्म हो चुकी थी, बस वो 2-3 बार खा ही सकता था। और बॉम्ब बोलता शांत हो जाओ। बैंग एक असली मार्शल आर्टिस्ट था, तो वो समझ गया कि उसके हाथ हर बार अपने अपोनेंट को जान से मारने के लिए अटैक कर रहे थे, वो भी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। लेकिन बॉम्ब के हाथों में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी बैंग हार गया। बैंग को पता था वो बुरी तरह से हार चुका था, क्योंकि उसका दिमाग सिर्फ मारने पे कंसंट्रेशन करता रहता, जिसकी वजह से उसकी सोच छोटी रह गई। उसके बाद बैंग ने एक्सप्लोजन रिलीज फिस्ट को बंद कर दिया और कुछ साल ट्रेनिंग करने के बाद उसने एक अल्टीमेट डिफेंसिव टेक्निक का आविष्कार किया, वाटर स्ट्रीम रॉक स्मैशिंग फिस्ट। उसके बाद उसने अपने भाई की तरह खुद का डोजो खोला। बैंग, तुम्हें हीरो बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी तुम बने। शायद इस काम से तुम मुझे ये बताना चाहते थे कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो।
तुम यही कहने की कोशिश कर रहे थे ना कि मैं सुधर गया हूँ, और जब तुम मेरे पास आए और बताया कि तुम्हारा एक स्टूडेंट गलत रास्ते पर चल रहा है और तुम उसे रोकने वाले हो, तो मुझे पता चल गया था कि तुम वही करने वाले हो जो मैंने तुम्हारे लिए किया था। हीरो हंटर की स्किल बहुत स्ट्रांग है और तुम्हें देखने से ऐसा लग रहा था कि तुम थोड़े कॉन्फिडेंस में नहीं लग रहे हो, और इसलिए मैंने तुम्हें हेल्प ऑफर की, लेकिन तुमने मना कर दिया और कहा कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक मास्टर और स्टूडेंट में खत्म होनी चाहिए, और इसके कारण मैंने ये बहाना बनाया कि गारो मेरे डोजो को भी बर्बाद कर देगा और मैं भी तुम्हारे साथ आ गया। मुझे लगा मुझे भी तुम्हारी मदद करनी चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। उसके बाद बैंग और गारो एक दूसरे को पंच मारते हैं और बैंग थोड़ा सा कमजोर पड़ने लगता है, तो बॉम्ब सोचता है बैंग तुम कमजोर पड़ रहे हो, तुम्हारे अटैक में अब कोई पावर नहीं बची है जो तुम्हें जिता सके, लेकिन गारो की भी टेक्निक अभी अधूरी है। अगर तुम अपनी एक्सप्लोजन हार्ट रिलीज फिस्ट यूज करो तो तुम्हारा जीतने का मौका है। क्या तुम उसे यूज करोगे? क्या तुम्हें नहीं लगता यही वो समय है? लेकिन बैंग अपनी टेक्निक को नहीं बदलता, तो बॉम्ब सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था ये सब ऐसा ही चलता रहेगा। तभी बैंग बॉम्ब के पास आकर गिरता और खड़ा होकर बोलता लगता है काम बन रहा है, अब डांस देखो बड़े भाई। तो बॉम्ब बोलता हाँ मैं देख रहा हूँ कैसे एक बिगड़ा हुआ बच्चा खुद को कितनी जल्दी इंप्रूव कर रहा है। तो बैंग स्माइल करता है और बोलता ठीक है बस अब थोड़ा सा, और वो दोनों वापस फाइट शुरू करते हैं। और बैंग सोचता गारो क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैं जानता हूँ तुम्हारे पास जितना टैलेंट है उस हिसाब से तुम मेरी आवाज़ सुन सकते हो, है ना, जो मेरे मुक्कों में छुपी है। एक मास्टर के तौर पर मैं फेलियर हूँ क्योंकि मैंने हीरो के काम में खुद को इतना बिजी कर दिया कि मेरे खुद के स्टूडेंट से मैं कोई रिश्ता नहीं बना पाया, और इसलिए तुम गलत रास्ते पर चले गए और बाकी सारे स्टूडेंट भी डोजो छोड़कर चले गए, और जितने भी हीरोज़ के साथ तुमने जो किया है वो सब मेरे लिए एक पनिशमेंट है। एक बार ये सब खत्म हो जाए तो मैं हीरो से रिटायर हो जाऊंगा, और उसके बाद से गारो हम दोनों वापस से एक मास्टर और एक स्टूडेंट की तरह स्टार्टिंग से शुरुआत करेंगे। बताओ गारो ये कैसा लगा? और गारो के फेस पर क्रैक होने लगते हैं। अगले पैनल में हम जेनोस को देखते हैं जिसकी एक टांग को ब्लैकेस्ट ने उखाड़ दिया होता है, और बोलते हैं एक कैटरपिलर साइबॉग सर्व करने के लिए रेडी है, और कुछ ब्लैकेस्ट मिलकर तात्सुमाकी पर अटैक कर डालते हैं, लेकिन जेनोस अपने आप को बूस्ट करके उन ब्लैकेस्ट को मार डालता है और तात्सुमाकी को पकड़कर खींचने लगता है और सोचता है कमजोरियां क्या यही अंतिम रिजल्ट है जिसके लिए मैंने अपनी बॉडी को छोड़कर साइबरनेटिक्स अपनाई, डॉक्टर कुसनो ने बहुत मेहनत से बनाया था। उस वक्त ब्लैकेस्ट बोलता है हरामखोर तुमने मेरे 3 मार दिए, लगता है तुम्हारे अंदर अभी भी दम है, लेकिन 449 बिलियन 100 मिलियन 712,554 अभी भी हम लोग बचे हैं। सही में तुम लोगों ने तो मेरा बहुत नुकसान किया है, लेकिन अब मैं बिल्कुल सही पोजीशन में हूँ। थैंक यू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अब मेरा कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि अब सिचुएशन को पलटना इम्पॉसिबल है। उसके बाद तात्सुमाकी बोलती है भाग जाओ डीमन साइबॉग, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसे तुम इसे हरा पाओ, और ब्लैकेस्ट जेनोस और तात्सुमाकी पर अटैक कर डालता, लेकिन जेनोस तात्सुमाकी को कवर कर लेता और सोचता अगर मैं पुराना वाला जेनोस होता तो शायद अभी तक खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर चुका होता, फिर चाहे दूसरे हीरोज भी क्यों नहीं मर जाते, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। सेंसे स्ट्रॉन्ग होने का क्या मतलब होता? अगर इसका मतलब सिर्फ अपने दुश्मनों को खत्म करना होता है तो क्या मैं सच में स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ? उसके बाद ब्लैकेस्ट बोलता क्या हुआ लड़के, तुम और तेजी से नहीं घसीट सकते? और तभी कुछ आवाज आने लगती है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक करना, कमेंट तो जरूर करना, हो सके तो मन मर्जिया से शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मजे करते रहो।